नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से अपन आज अपनी यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे 59 रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्त आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेता है कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने 9,999 क्वेश्चन का जो पार्ट चला रखा है उसका यहाँ पे आज क्लास 59 रहेगी। मॉर्निंग सेशंस में अपन ने थ्योरी की क्लास भी चला रखी है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में अपन ने बूस्टर डोज क्लास भी अपन ले रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहे। आज की क्लास को शुरू करने से सभी पहले सभी दोस्त क्लास को शेयर भी कर दे और लाइक कर दे, फिर अपन लगातार क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अपना 59 सीरीज है और उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज रहेगा, वो देखिए दोस्तों एक बार आप। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इसके अंदर कि निम्न में से कौन सा आसन उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को में लाभकारी नहीं है पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा आसन है जो हाई ब्लड प्रेशर में लाभकारी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन या पश्चिमोत्तानासन। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ अपन रिलैक्स जितने भी आरामदायक आसन होते हैं वो इसमें काम आते हैं। तो वज्रासन है वो भी आ जाएगा आराम से, सिद्धासन है, मत्स्यासन है, लेकिन पश्चिमोत्तानासन है वो इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पश्चिमोत्तानासन कैसे होता है दोस्तों यहाँ पे, तो पीठ के बल लेट के फिर अपन पैरों को दोनों को पीछे की तरफ है वो ले जाते हैं, हाथ दोनों यहाँ पे स्पर्श रहते हैं, तो ये पश्चिमोत्तानासन होता है। तो इसमें है रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी वही दिया गया है। फैक्ट दिया गया है कि उच्च रक्तचाप में शांत और विश्राम देने वाले आसन है वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, लाभकारी यहाँ पे माने जाते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। सभी दोस्त क्लास में जुड़ गए हैं तो क्लास को एक बार शेयर भी कर दे और लाइक कर दे सभी दोस्त, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की गेरंड संहिता के अनुसार योगाभ्यास में सबसे पहले किसका अभ्यास करना चाहिए। गेरंड संहिता की बात करें दोस्तों, इसके अनुसार अगर अपन योगाभ्यास करते हैं तो सबसे पहले किसका अभ्यास करना चाहिए, वो अपने को यहाँ पे बताना है। योगाभ्यास में अपन मुद्रा को अभ्यास करते हैं, सबसे पहले आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम किसका अभ्यास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कि योग का अभ्यास करने से पहले है वो सबसे पहले को अपने को आसन यहाँ पे सबसे पहले करना चाहिए। फैक्ट भी देख सकते हैं आप। फैक्ट देखिए दोस्तों आप कि गेरंड संहिता में योग का अभ्यास शुद्धि के बाद आसन से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है, तो आसन से है वो यहाँ पे प्रारंभ यहाँ पे माना जाता है। आसन करने के बाद में ही अपन क्या करते हैं, योगा का अभ्यास यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम है उसका लाभ क्या, मुख्य लाभ क्या है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सूर्यवेदी प्राणायाम की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। कपाल शुद्धि करना, उदरकर्मी विकसित करना, वायु को संतुलित करना, भूख व प्यास मिटाता है। तो सूर्यवेदी पे बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। सूर्यवेदी प्राणायाम होता है हठ प्रदीपिका के अनुसार, तो वो अपने को सबसे ज्यादा कपाल शुद्धि करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि सूर्यवेदन प्राणायाम शरीर में क्या करता है, ऊर्जा और ऊष्मा और ऊर्जा को बढ़ाता है, और ये सबसे ज्यादा है वो यहाँ पे कपाल शुद्धि के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, किस कुंभक के अभ्यास से धातु विकार से उत्पन्न रोग नष्ट हो जाते हैं। कौन सा कुंभक है जिससे अपना अभ्यास करने से धातु विकार है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। यानी कर्व डिजीज है वो यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। तो कौन सा यहाँ पे कुंभक है। अब कुंभक कब लगाते हैं दोस्तों, तो प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करने में अपन कुंभक का उपयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है, प्राणायाम है। तो प्राणायाम है तो कुंभक कौन से प्राणायाम में कुंभक लगाएंगे अपन, उज्जयी, भस्त्रिका, शीतली या मूर्छा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भस्त्रिका प्राणायाम है उसके अंदर अपन कुंभक लगाएंगे तो अपने का यहाँ पे धातु विकार रोग है वो यहाँ पे दूर हो जाता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि भस्त्रिका प्राणायाम शरीर की शुद्धि और रोग नाश में सहायक होता है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पीलिया, जिसे अपन जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, पीलिया रोग के उपचार में कौन सी यौगिक क्रिया उपयोगी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पीलिया रोग हो जाता है तो उसके उपचार में कौन सी यौगिक क्रिया रहेगी, और पीलिया किससे होता है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे यकृत है, लीवर है दोस्तों, यहाँ पे इस लीवर से संबंधित रोग होता है पीलिया, जिसे अपन हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया करेंगे जिससे अपने को पीलिया रोग है वो यहाँ पे दूर हो सकता है, कुंजल क्रिया, दूती क्रिया, नोली, नेति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नोली क्रिया होती है दोस्तों यहाँ पे, पेट को यहाँ पे घुमाते हैं अपन गोल गोल दोनों दिशाओं में, तो नोली क्रिया है वो रेक्टस एब्डोमिनिस, पेट से संबंधित यहाँ पे मांसपेशी से संबंधित क्रिया होती है, वो लीवर को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि नोली क्रिया पाचन तंत्र और लीवर यकृत के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे लाभकारी मानी जाती है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी का करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, हठ रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हठ रत्नावली के अनुसार है, योग के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको थोड़े अटपटे जरूर लगेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हठ रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अगर परिभाषा भी अपन देखते हैं तो योगज चित्तवृत्ति निरोध आती है, योगज चित्तवृत्ति निरोध है, तो यह है सबसे ज्यादा किसको यहाँ पे लाभ का ये माना गया है, फायदा किसे माना गया है, तो यहाँ पे योग है वो उसके अनुसार है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, चित्तवृत्ति निरोध यहाँ पे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चित्तवृत्ति निरोध है, योग की क्या है, तो मूल परिभाषा है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए कौन सा आहार अधिक लाभदायक होता है। पित्त, वात, पित्त और कफ है, यहाँ पे 3 प्रकार के यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया गया है, उसमें से पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए कौन सा आहार सबसे लाभदायक है, मांसाहार, अधिक लवणीय आहार, मधुआहार या तीक्ष्ण व अम्लीय आहार। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताना है। क्लास को भी शेयर करते रहे, सभी दोस्त क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे स्वीट डाइट होती है, मधुआहार होता है, वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए सबसे लाभदायक यहाँ पे माना जाता है। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के अंदर, फैक्ट में दिया गया कि पित्त को संतुलित करने के लिए ठंडा और मधुर आहार ये सबसे ज्यादा यहाँ पे उपयुक्त माना गया है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि स्वीर कैंप की गतिविधियों का समग्र निरीक्षण कौन करता है। कैंप की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, और कैंप की जितनी भी गतिविधियां होती है, एक्टिविटी जो होती हैं, उनको यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, सुपरवाइज कौन करता है इनका, कार्यक्रम संचालन, प्रोग्राम ऑफिसर, कैंप डायरेक्टर, डेप्यूटी कैंप डायरेक्टर या हेल्थ ऑफिसर। तो सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर तो इसको करेगा नहीं, कार्यक्रम संचालक, शिविर संचालक और उप संचालक, तो उप संचालक भी करता है लेकिन यहाँ पे मेन क्या है इसके अंदर संचालक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो शिविर संचालक है, कैंप डायरेक्टर है, वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सारी कैंप की गतिविधियों को क्या करता है, कंट्रोल सुपरविजन यहाँ पे करता है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि शिविर संचालक पूरे शिविर का मुख्य प्रभारी होता है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे द कैंप डायरेक्टर द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द कैंप, कंप्लीट ओवरऑल इंचार्ज है वो यहाँ पे डायरेक्टर यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किसी संस्था में शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं का चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। किसी भी संस्था है उसमें फिजिकल शिक्षा की जो जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनका चयन करने के लिए अपने को क्या किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, संस्था की स्थिति के ऊपर, सरकारी योजना के ऊपर, कार्यक्रम की आवश्यकताओं के ऊपर या संस्था प्रधान के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो संस्था है उसमें से शारीरिक शिक्षा की सुविधाएं अपने को सिलेक्ट करनी है, तो किस आधार से, तो वो अपन देख के करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कि कार्यक्रम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर है अपन जितनी भी सुविधाएं हैं वो बढ़ाएंगे कि कौन सा कार्यक्रम है। जैसे मान लो अपना यहाँ पे क्रिकेट का मैच है संस्था के अंदर, और अगर अपन फुटबॉल के यहाँ पे पोल मंगा रहे हैं, बॉल भी मंगा रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं, तो वो क्या मतलब है, यूजलेस यहाँ पे रहेगा। तो कार्यक्रम क्या है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को यहाँ पे फैसिलिटीज यहाँ पे चयन करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो सुविधाओं का चयन है वो कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार है वो किया जाना यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक खेल का मनोभाव की अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने दिया है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों खेल का मनोभाव की अभिव्यक्ति का सिद्धांत है
वो सिद्धांत किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या फिर गैलन। थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे, तो ये किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अरस्तु के द्वारा है वो यहाँ पे मनोभावों की अभिव्यक्ति का सिद्धांत यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, तो खेल के सिद्धांत मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार पर आधारित होते हैं। जो स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल होते हैं वो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फिलोसॉफिकल है वो यहाँ पे डिपेंड यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट हो रहा है 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा कि निम्न में से कौन सी गतिविधि मनोरंजन की साहित्यिक गतिविधि ही मानी जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। साहित्यिक गतिविधि की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, लिटरेचर रिक्रेशनल की बात कर रहे हैं, लिटरेसी रिक्रेशनल, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पिकनिक है, डाक टिकट संग्रहण, स्टैम्प कलेक्शन है, साथ ही में दोस्तों कवि सम्मेलन जिसे पोइट्री गैदरिंग बोलते हैं, यहाँ पे दंगल, रेसलिंग। साहित्य की बात करें, लिटरेसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कवि सम्मेलन, पोइट्री गैदरिंग है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगी, साहित्यिक गतिविधि में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि साहित्यिक गतिविधियां मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट और मनोरंजन प्रदान, रिक्रिएशन प्रदान अपने को यहाँ पे सबसे ज्यादा करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा वायरल रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अपन CNS के नाम से जानते हैं, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? कौन सा यहाँ पे रोग है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्मॉल पॉक्स है, रेबीज है, टिटनेस या फिर लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि रेबीज। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। रेबीज होता है दोस्तों यहाँ पे वो सीधा सीधा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पे करता है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कि रेबीज वायरस सीधे क्या करता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ब्रेन और नर्वस सिस्टम है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस से प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वायरस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, मलेरिया हो गया, हैजा जिसे अपन कोलेरिया बोलते हैं, दाद जिसे रिंगवर्म बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा। कौन सा यहाँ पे रहेगा जो वायरस से प्रभावित रहेगा, उत्तरदायी रहेगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इन्फ्लुएंजा दोस्तों यहाँ पे वायरस से यहाँ पे प्रभावित यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण यहाँ पे रोग है। इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरल इन्फेक्शन यहाँ पे डिजीज यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा वसा के रूप में है वो यहाँ पे फैट के रूप में कहाँ एकत्रित संग्रहित होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बोन के अंदर, सेल्स, मसल्स या फिर लीवर। दोस्तों अपन शरीर में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और उसकी अगर मात्रा अतिरिक्त हो जाती है, अधिक मात्रा, तो वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में किस में स्टोर हो जाती है? तो ध्यान रखना, मेनली मुख्यतः देखा जाए, मेन के रूप में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा वो लीवर, यकृत में, और उसके बाद में है वो मसल्स में भी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से पूछी गई है, मुख्यतः पूछी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन, जिसे अपन ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया भी बोलते हैं, वो यहाँ पे लीवर के अंदर यहाँ पे संग्रहित हो जाती है, वो अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कौन सा खनिज पदार्थ है जो मस्तिष्क यानी ब्रेन, बालों के लिए और नाखूनों में स्वस्थ रखने में सहायक होता है? कौन सा यहाँ पे रहेगा? पोटेशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है या फिर कैल्शियम है? क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना दोस्तों आपको। तो जो खनिज है दोस्तों, जो मस्तिष्क है, बाल है, नाखून है, उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूट्रिशन रहेगा, मिनरल्स रहेगा, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सल्फर यहाँ पे उपयोगी यहाँ पे रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि सल्फर प्रोटीन संरचना और बाल नाखून के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है।
सल्फर क्या करता है, प्रोटीन संरचना के लिए, और बाल नाखून इनके लिए है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि रोग नियंत्रण के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है। रोग नियंत्रण की, डिजीज कंट्रोल की बात कर रहे हैं अपन, उसके अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम क्या उद्देश्य होना चाहिए, रोगों के कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, प्रसार प्रमोशन करना चाहिए, उपचार ट्रीटमेंट करना चाहिए, रोकथाम प्रिवेंशन करना चाहिए, या पुनः रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बताना दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 16 में अगर देखा जाए दोस्तों, तो रोग के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का जो प्रमुख प्राइमरी उद्देश्य होता है, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी, रोकथाम प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और रोकथाम के अंदर के लिए है अपन क्या करते हैं, प्रमोशन प्रचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो सबसे पहले अपन रोकथाम अपनाना यहाँ पे चाहिए। फैक्ट देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोगों की क्या होनी चाहिए, सबसे पहले रोकथाम यहाँ पे होनी चाहिए। रोकथाम किसके द्वारा, तो यहाँ पे उपचार के द्वारा भी, प्रचार के द्वारा भी, रिहेबिलिटेशन के द्वारा भी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे, इजी क्वेश्चन है, लेकिन 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 7 अप्रैल 1948। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, कितने अप्रैल, तो यहाँ पे 7 अप्रैल की बात कर रहे हैं अपन, 1948 को यहाँ पे WHO की स्थापना यहाँ पे की गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी वही दिया गया है कि WHO की स्थापना यहाँ पे 7 अप्रैल 1948 को यहाँ पे की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष है वो 7 अप्रैल को अपन क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पे मनाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें लसिका कोशिकाओं की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, लिम्फेटिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अपन, वो यहाँ पे कहाँ होती है, निर्माण कहाँ होता है। लिम्फेटिक क्या करती है दोस्तों, वसा का एक का यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य करती है, वसा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है। तो इनका निर्माण कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर, लीवर, पैनक्रियाज या लॉन्ग बोन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना है, तो अपनी जो लंबी हड्डियाँ होती है दोस्तों यहाँ पे, इन लंबी हड्डियों के जो बीच वाला भाग, जिसे मैं बार बार बताता हूँ, इसे अपन शाफ्ट के नाम से जानते हैं। इस शाफ्ट के अंदर ही दोस्तों क्या क्या होता है, RBC, WBC, प्लेट्स, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे लिम्फेटिक होती है कोशिकाएं, उसका यहाँ पे ज्यादातर निर्माण यहाँ पे होता है। तो ये बीच का भाग होता है शाफ्ट वाला, उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे डेवलप होता है, जिसे अपन बोन मेरो के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लॉन्ग बोन इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लसिका कोशिका अस्थि मज्जा में बनती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बोन मेरो बोलते हैं, ये अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। किस हार्मोन के प्रभाव से महिलाओं में एंड्रोमेट्रियम मोटा और वाहिकामय हो जाता है। कौन सा हार्मोन है जिसके कारण महिलाओं में क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है और वाहिकामय हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, साथ ही में एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एस्ट्रोजन है, उस हार्मोन की वजह से है महिलाओं में एंड्रोमेट्रियम मोटा और साथ ही में वाहिकामय यानी वेस्कुलर यहाँ पे हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो एस्ट्रोजन एंड्रोमेट्रियम की वृद्धि में मुख्य भूमिका यहाँ पे निभाता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। सूर्य, दोस्तों यहाँ पे सूर्य की किरणों के अवशोषण का कार्य कौन सा वर्णक यहाँ पे करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सूर्य की किरणों के अवशोषण की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उनके अवशोषण में कौन सा वर्णक कार्य करेगा, सूर्य की किरणों में कौन सा यहाँ पे विटामिन आता है, तो विटामिन दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, वो डी आता है, जिसे अपन कैल्शियम के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों इसे, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मेलानिन होता है दोस्तों। यहाँ पे वो मेलानिन क्या करता है, सूर्य की किरणों के अवशोषण का कार्य करता है, साथ ही में जो त्वचा होती है दोस्तों यहाँ पे स्किन, उसको यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाता है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट क्या दिया गया है, तो मेलानिन त्वचा को यूवी किरणों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि निहाई और रकाब
हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? दोस्तों आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। निहाई और साथ ही में रकाब हड्डियां होती है वो शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो हिंदी के अगर न देख के अगर इंग्लिश में देखे तो इनकस बोन, और साथ ही में स्टेपिज बोन है, वो शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है? इजी समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना क्या होता है, कान वाला पोर्शन होता है। तो ये अपना कान का भाग होता है दोस्तों, अंदर भी से ऐसा कान दिखाई देता है। तो कान के अंदर है वो दोस्तों कौन सी? 3 हड्डियां, मेलेस, इनकस और स्टेपीज पाई जाती है। तो तीनों ही किसके अंदर पाई जाएगी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, कान के अंदर पाई जाएगी। और कान में सबसे छोटी हड्डी होती है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, जिसे अपन स्टेपीज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि ये किसके अंदर, ये मध्यकर्ण मिडिल ईयर की हड्डियां होती है। ये तीनों हड्डियां मेलियस, इनकस और स्टिपी तीनों मध्यकर्ण के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 22। बाह्य कर्ण गुहर, जिसे अपन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे की लंबाई यहाँ पे कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बाह्य कर्ण कुहर जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे लंबाई कितनी रहेगी? 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। कर्ण की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, जो कान होता है इस कान के अंदर है जो बाह्य ऑडिटरी यहाँ पे कर्ण होता है, उसकी कैनाल की लंबाई यहाँ पे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 2.5 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की यहाँ पे लेंथ रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, आंख की पुतली को सिकोड़ने में कौन सी मांसपेशी कार्य करती है? आंख की जो पुतली होती है उसको सिकोड़ने के लिए है वो कौन सी यहाँ पे मांसपेशी वो कार्य करती है वो अपने यहाँ पे बताना है। सर्कुलर मांसपेशी, रेक्टस मांसपेशी, डेल्टॉइड मांसपेशी, मसेटर मांसपेशी। विच मसल इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पुपिली की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिकोड़ने के लिए कौन सी मांसपेशी कार्य करेगी? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सब सीधे सीधे समझ में, रेक्टस मांसपेशी यहाँ पे कहाँ पाई जाती है? तो पेट में पाई जाती है, डेल्टोइड कंधे में, मसेटर जबड़े में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए 23 और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सर्कुलर मांसपेशी होती है वो यहाँ पे पुपिली को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के क्या कार्य करती है? देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्कुलर मांसपेशी है वो पुतली, जिसे पुतली के नाम से जानते हैं, उसे अपन नियंत्रित कॉन्ट्रैक्ट करने के कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। यकृत यानी लीवर किस संयोजी ऊतक के आवरण से आच्छादित होता है? दोस्तों लीवर होता है उसके ऊपर कौन सा आवरण पाया जाता है वो पूछा गया है। जो अपना लीवर है, मान लो ये वाला लीवर है, इस लीवर के ऊपर कौन सा आवरण यहाँ पे कंट्रोल करता है इसको? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों यहाँ पे, सबसे बड़ी यहाँ पे ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 के अंदर बताना है। प्लूरा, दोस्तों प्लूरा होता है वो लंग्स के ऊपर आवरण होता है। एम्पुला ऑफ वेटर, लैंगरेंस होता है दोस्तों यहाँ पे, आइसलेट ऑफ लैंगरेंस वो यहाँ पे पेनक्रियाज ग्रंथि से संबंधित होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर डी ग्लीसंस कैप्सूल होता है, ध्यान रखना ग्लीसंस कैप्सूल है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे लीवर के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, आवरण यहाँ पे होता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यकृत पर ग्लीसंस कैप्सूल आवरण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मांग तथा प्रतिक्रिया क्षमता के बीच असंतुलन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, कि शारीरिक मनोवैज्ञानिक मांग, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो मांग होती है यानी डिमांड होती है तथा प्रतिक्रिया क्षमता के बीच है उसमें असंतुलन है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तनाव, स्ट्रेस, पीड़ा, पेन, एंजाइटी या प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल और यहाँ पे जो डिमांड होती है, साथ ही में जो रिएक्शन यहाँ पे क्षमता होती है, उसमें जो अनबैलेंस की बात कर रहे हैं, तो वो अगर देखा जाए तो उसे अपन स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, तनाव के नाम से इसे अपन जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि तनाव शरीर और मन दोनों को यहाँ पे प्रभावित करता है। स्ट्रेस क्या करता है, इफेक्ट करता है बोथ बॉडी एंड माइंड दोनों को यहाँ पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे, वह बल जो सदैव वस्तु की संभावित गति या खिसकने की दिशा के विपरीत कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं वो अपने को बताना। कौन सा यहाँ पे बल है?
जो कोई भी वस्तु है वो चलने के लिए, गति करने के लिए या खिसकने के लिए आगे है, उसकी विपरीत कार्य कर रहा है, उस बल को अपन किस नाम से, एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इलास्टिसिटी या फिर फ्रिक्शन फोर्स। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये वस्तु आगे की तरफ चल रही है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा जी। फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल के नाम से इससे जानते हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे घर्षण बल है वो गति का क्या करता है, विरोध करता है। गति अपन आगे की तरफ करना चाहते हैं तो घर्षण बल है वो पीछे की तरफ लगता है, तो गति का विरोध यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस विकृति को राउंड बैक कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सी विकृति है जिसे अपन राउंड बैक के नाम से, स्पाइनल, कवेचर, काइफोसिस, स्कोलिसिस या फिर बोले। अस्थि वक्रता के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित होती है। पार्श्व स्कोलिसिस, इसमें रीढ़ की हड्डी एक तरफ, कोई भी तरफ झुक जाती है। बोले के अंदर, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे पैर क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर बीच का ट्रांसफर रहेगा दोस्तों, कुबड़ापन। काइपोसिस होता है जो रीढ़ की हड्डी के पीछे क्या निकल के आ जाता है, कुबड़ सा निकल के आ जाता है, जिसे अपन काइपोसिस या फिर राउंड बैक के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काइपोसिस में पीठ में क्या हो जाती है, पीठ यहाँ पे गोल हो जाती है, राउंड बैक यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय खेल चिकित्सा महासंघ जिसे अपन FIMS का गठन है किस वर्ष हुआ है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अंतर्राष्ट्रीय खेल चिकित्सा महासंघ की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के नाम से जानते हैं, FIMS। इसका गठन यहाँ पे किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1928 के अंदर है वो FIMS, ध्यान रखना है, FIMS फेडरेशन इंटरनेशनल दी मेडिकल स्पोर्ट्स का यहाँ पे गठन यहाँ पे किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो ये खेल चिकित्सा का विकास है वो 20वीं सदी जिसे अपन 1928 में मानते हैं, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रतियोगिता से पूर्व ट्रैक, रनवे और सर्कल की जांच कौन करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन से पहले की बात कर रहे हैं अपन, उस समय है वो यहाँ पे ट्रैक हुआ, रनवे हुआ और सर्कल हुआ, इनकी यहाँ पे जांच कौन करता है, इम्पैक्ट कौन करता है, इनको रेफरी करता है, लैब काउंटर, कंपटीशन मैनेजर या फिर टेक्निकल मैनेजर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो तकनीकी प्रबंधक होता है, टेक्निकल मैनेजर होता है, वो सबसे पहले ट्रैक, रनवे और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सर्कल है उनकी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तकनीकी अधिकारी मैदान की जांच करता है, जांच के लिए क्या होता है, जिम्मेदार यहाँ पे होता है, टेक्निकल मैनेजर होता है, वो मैदान की जांच के लिए क्या करता है, जिम्मेदार रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि दौड़ में समय मापने के लिए यानी टाइम मेजर करने के लिए है उपकरण में समय को सेकंड के कितने भाग में मापा जाता है, यानी समय को सेकंड के कितने भाग में मापा जाता है वो बताना है दोस्तों अपने को। जो समय होता है उसको भी सेकंड के कौन से भाग में मापते हैं, 1/10, 1/100, 1/1000 या फिर 1/60। तो दोस्तों अगर 1 सेकंड होती है तो 1 सेकंड के भी 100 हिस्से में अपन क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। इस तरह से रिकॉर्ड निकाल के लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। 1/100 भाग यानी 1 सेकंड के भी 100 भाग होते हैं, उस तरीके से अपन क्या करते हैं, टाइम को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वही बात है कि एथलेटिक्स में क्या करते हैं, समय में 1/100 भाग सेकंड को मापा जाता है, 1 सेकंड को भी 100 भागों के अंदर डिवाइड करके अपन इतना बारीकी से रिजल्ट निकालते हैं। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 31, बास्केटबॉल में अंक बराबर होने पर, दोस्तों यहाँ पे अंक बराबर, स्कोर बराबर होने पर अतिरिक्त समय है, एक्स्ट्रा टाइम है, वो की अवधि यहाँ पे कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट या 20 मिनट। बास्केटबॉल दोस्तों उसके अंदर अगर स्कोर बराबर हो जाता है, स्कोर लेवल हो जाता है, उस समय अपन जो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं वो कितने समय का देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। 5 मिनट का है वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उसमें अपन यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अतिरिक्त समय है, बराबरी होने पर क्या दिया जाता है, अतिरिक्त समय, और वो यहाँ पे 5 मिनट का अतिरिक्त समय यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32,
भारत में बैडमिंटन की राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब प्रारंभ हुई? भारत के अंदर जो बैडमिंटन है, इस बैडमिंटन की जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो यहाँ पे कब प्रारंभ हुई थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1932, 38, 34 या 36? क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 1934 के अंदर बैडमिंटन की है वो यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप भारत के अंदर यहाँ पे शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, तो 1934 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। भारत में बैडमिंटन का विकास है वो डेवलप 1930 के दशक में माना जाता है, जिसकी पहली चैंपियनशिप है वो 1934 में भारत के अंदर यहाँ पे आयोजित हुई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखे दोस्तों यहाँ पे कि भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे पहले ग्रैंड मास्टर की उपाधि यहाँ पे प्राप्त की है? दोस्तों ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसे दी जाती है? तो शतरंज के अंदर ध्यान रखना है, 2500 रेटिंग पॉइंट से प्लस अगर किसी ने प्राप्त किए हैं तो उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। और भारत के ऐसे करने वाले कौन थे पहले खिलाड़ी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विश्वनाथन आनंद है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और नवीनतम ग्रैंड मास्टर है भारतीय, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे 94 ग्रैंड मास्टर है वो कौन है? मयंक चक्रवर्ती है वो यहाँ पे भारतीय लेटेस्ट 94 नंबर के यहाँ पे ग्रैंड मास्टर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर है वो शतरंज की क्या है, सर्वोच्च उपाधि होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप किस टीम को हराकर जीता था? दोस्तों भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप की बात कर रहे हैं अपन ओडीआई के अंदर। ओडीआई के अंदर उस समय है वो कब जीता था? 1983 के अंदर। उस समय कपिल देव भारत के कप्तान थे दोस्तों यहाँ पे। तो कौन सी टीम को हराया था दोस्तों यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वेस्ट इंडीज को हराकर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, वेस्ट इंडीज को हराकर 1983 के अंदर भारत ने पहला ओडीआई है विश्व कप यहाँ पे जीता था। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भारत ने 1983 में विश्व कप का खिताब जीता था। उसके बाद में ओडीआई का खिताब है भारत ने वनडे, उसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 2011 के अंदर यहाँ पे दूसरी बार जीता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35। क्रिकेट में किस प्रकार के आउट में गेंदबाज को आउट का श्रेय दिया जाता है? यानी बैट्समैन किस प्रकार आउट होने पर भी गेंदबाज का विकेट माना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। टाइम आउट होने पर, गेंद 2 बार हिट होने पर, हिट विकेट होने पर, मैदान में बाधा उत्पन्न होने पर। तो दोस्तों हिट विकेट का मतलब है जो अपने स्टंप होते हैं, इन स्टंप्स के अगर खिलाड़ी मान लो क्या होता है, खेलते खेलते पीछे अगर पैर अड़ जाता है या उसका बैट अड़ जाता है, तो किसी भी प्रकार के अड़ने पर भी अपन क्या करते हैं, टच होने पर भी क्या हो जाता है, तो वो गेंदबाज का ही विकेट माना जाता है। तो इसी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हिट विकेट होने पर भी गेंदबाज का ही यहाँ पे विकेट माना जाएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, फुटबॉल मैदान की रेखाओं की मोटाई कितनी होती है? फुटबॉल मैदान के अंदर जो रेखाएं होती है उन रेखाओं की मोटाई पूछी गई है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। फुटबॉल मैदान की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जो लाइनिंग होती है, इन लाइनिंग की अपन मोटाई पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो 5 इंच, 5 इंच के अंदर इनकी, इंच में देखें तो 5 इंच होगी और सेंटीमीटर के अंदर देखिए तो 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। 12 सेंटीमीटर है वो, ध्यान रखना इसकी लाइनिंग की यहाँ पे मोटाई होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैदान की रेखाएं क्या होती है, मानक रेखाएं हैं वो मोटाई की होती है, जो मैंने बता दिया 12 सेंटीमीटर या फिर 5 इंच के अंदर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जिम्नास्टिक में अधिकतम अंक कितने कितने अंक दिए जाते हैं? दोस्तों किसी भी इवेंट्स के लिए है वो जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 अंक दिए जाते थे, लेकिन अब है वो 15 to 20 अंक यहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम की बात करें, अधिकतम की बात करें, यहाँ पे अधिकतम की बात करें तो अब है वो दोस्तों यहाँ पे 20 अंक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 20 अंक है वो यहाँ पे स्कोरर यहाँ पे दे सकता है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे प्रदर्शन के अंक आधार पर देते हैं और मैक्सिमम है 20 अंक यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 38 नेक्स्ट रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कि हैंडबॉल में यदि खिलाड़ी को गलत तरीके से गोल करने से रोका जाए, हैंडबॉल की बात कर रहे हैं और उसमें गलत तरीके से गोल करने से रोका जाए, विपक्षी खिलाड़ी द्वारा की बात कर रहे हैं अपन, तो क्या निर्णय दिया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
थ्रो इन, पेनल्टी थ्रो, कॉर्नर थ्रो या फिर थ्रो ऑफ। दोस्तों खिलाड़ी हैंडबॉल के अंदर है, वो गोल कर रहा है, लेकिन विपक्षी खिलाड़ी ने गलत तरीके से उसको रोका है, तो जो रेफरी होता है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कौन सा निर्णय दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर, पेनल्टी थ्रो उसे अपन दुआते हैं, जो वो फ्री तौर पर यहाँ पे देता है, ये उसका यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि गोल रोकने से है वो पेनल्टी यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि हॉकी मैदान में शूटिंग सर्कल का माप कितना होता है। हॉकी मैदान में जो शूटिंग सर्कल होता है उसका माप यहाँ पे कितना होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों हॉकी का मैदान है, उसमें जो यहाँ पे शूटिंग सर्कल होता है उसका माप पूछा गया है 16 मीटर, 15.46 मीटर, 14.63 मीटर या फिर 18 मीटर। अगर यार्ड या गज में देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे यार्ड या गज में देखा जाए तो यहाँ पे 16 यार्ड या 16 गज होती है, लेकिन मीटर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 14.63 मीटर। मीटर की बात करें 14.63 मीटर, और गज की बात करें या यार्ड की बात करें तो 16 यार्ड यहाँ पे रहता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे तो फैक्ट वही दिया गया है कि हॉकी सर्कल का जो मानक माप होता है वो यहाँ पे 16 यार्ड यहाँ पे रहता है, गज मीटर के अंदर है वो यहाँ पे 14.63 रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40, जूडो में भिड़ंत यानी कॉम्बैट के दौरान कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जूडो में अगर अपन भिड़ंत करवाते हैं तो उसे अपन कौन सी टेक्निक से यूज करते हैं, हाजमे, हंसे कुमा के, जुडोगी या काता में वाजा। जूडो की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, और उसमें अगर जो बाइट करवाते हैं, कॉम्बैक्ट करवाते हैं, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसे अपन कातामी वाजा के नाम से जानते हैं। और फिर दोनों खिलाड़ियों के अंदर है वो क्या कर हो जाती है, यहाँ पे फाइट यहाँ पे शुरू हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जूडो में पकड़ और नियंत्रण तकनीक महत्वपूर्ण होती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, कातामी वाजा के नाम से इसे स्टार्ट यहाँ पे करवा देते हैं। तो चले दोस्तों ये 40 MCQs आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने डाले थे। कैसी लगी क्लास वो भी बताइए, स्कोर कितना किया है स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी है तो सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करिए, और लास्ट में आप हाइप भी जरूर कर सकते हैं, हाइप करके है वो आप मोटिवेशन भी प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।